हेलो हैकर्स, क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी हम अपने ब्राउजर में किसी भी वेबसाइट का नाम सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल facebook.com, तो वो वेबसाइट ओपन कैसे होती है? आखिर हमारा पैकेट उस सर्वर तक कैसे पहुंचता है और सर्वर से रिप्लाई लेकर कैसे आता है? सो ओवरऑल इंटरनेट की ये वर्किंग आज हम क्लियर करने वाले हैं, जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और आपको 100% आइडिया लग जाएगा कि एग्जैक्टली आपका इंटरनेट, आपका ब्राउजर कैसे वर्क करता है। हम डिस्कस करने वाले लर्नर्स हाउ इंटरनेट वर्क्स, जिसमें हम देखेंगे सर्वर्स, डोमेन्स, सब डोमेन्स, डीएनएस रिकॉर्ड, जोन फाइल एंड सो ऑन। और हर एक चीज हम प्रैक्टिकल लेवल पे भी करके देखेंगे। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इस वीडियो में ओवरऑल क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर्वर क्या है और उसकी वर्किंग क्या है, वो कैसे काम करता है। देन हम देखेंगे ऑल अबाउट डोमेन्स एंड सब डोमेन्स, क्या जरूरत है डोमेन्स की, डोमेन्स होते क्या है, सब डोमेन्स क्या होते हैं। देन हम देखेंगे ऑल अबाउट डीएनएस रिकॉर्ड्स। अब डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या है, कितने होते हैं, किस रिकॉर्ड में क्या डेटा लिखा जाता है और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक एथिकल हैकर को या फिर एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल को। देन हम बात करें हाउ डीएनएस वर्क्स, डोमेन नेम सिस्टम जो है हमारा है वो कैसे काम करता है। और फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट ऑल अबाउट जोन फाइल। जोन फाइल क्या है, जोन ट्रांसफर जैसे अटैक भी कहे जाते हैं, तो ये जोन फाइल पे परफॉर्म होते हैं या नहीं और उसके पीछे रीजन क्या होता है। इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए बढ़ते हैं पहले पॉइंटर की तरफ। हमें समझना है कि एग्जैक्टली सर्वर क्या है और ये काम कैसे करता है, और इसकी वर्किंग समझने के लिए लर्नर्स हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमारे एक दोस्त राहुल से, जो आपको ये पूरा कंसेप्ट समझाने में बहुत मदद करेगा। राहुल एक बहुत अच्छा डेवलपर है लर्नर्स। सो राहुल ने क्या करा, एक वेबसाइट बनाने का सोचा। राहुल ने मल्टीपल वेब पेजेस बनाए, यानी ग्रुप ऑफ वेब पेजेस बनाए। हर वेब पेज पे अलग अलग टास्क हो रहा था। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रुप ऑफ वेब पेजेस मिलके बन गई एक वेबसाइट। और ये वेबसाइट राहुल ने कहा कि अब मेरी वेबसाइट तो बन गई है, मैं इसे रखूं कहां पे? तो राहुल ने ये वेबसाइट रख दी अपनी मशीन में, एक ऐसे डिवाइस में जिसके पास नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन करने के लिए खुद की 3 आइडेंटिटीज है। वो आइडेंटिटीज क्या है ये हमने पहले भी पढ़ा था। वो आइडेंटिटी है लर्नर्स प्राइवेट आईपी, मैक एड्रेस एंड लोकल होस्ट, जिसका आईपी होता है 127.0.0.1। तो ये जो है 3 आइडेंटिटीज इस डिवाइस के पास है। अब आप सभी से मेरा एक सवाल है, आपके हिसाब से हम लोग, एक नॉर्मल सा यूजर जो अपने घर में बैठा है या राहुल के जो बाकी के दोस्त है, क्या वो लोग इस डिवाइस से बात कर सकते हैं? क्या वो लोग इस डिवाइस से कम्युनिकेशन कर पाएंगे? तो सर आईपी के रूल्स के हिसाब से ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इसके पास एक प्राइवेट आईपी है और अगर किसी को इस डिवाइस से बात करनी है तो उसे इसके सेम लोकल एरिया नेटवर्क में जुड़ना होगा, तो ही कम्युनिकेशन हो सकता है, अदरवाइज ये कम्युनिकेशन नहीं होगा। हमने कहा ठीक है, तो अब हम करें क्या? राहुल ने वेबसाइट बना दी, राहुल ने वेबसाइट इस डिवाइस के अंदर रख दी, बट फिर भी हमें ये बात पता है कि आईपी के रूल्स के चलते हम उस डिवाइस से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, यानी ये वेबसाइट हम नहीं चला सकते। तो राहुल की एक अच्छी खासी बनी हुई वेबसाइट कोई एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब राहुल ऐसे में क्या करेगा? तो राहुल ने क्या करा सर, उसने अपनी जो वेबसाइट इस डिवाइस में रखी थी, अपनी मशीन में रखी थी, इस वेबसाइट को बाहर लाया कंप्रेस करने के बाद, है ना, यानी इसको मिल गई इसकी वेबसाइट की एक जिप फाइल, और इस जिप फाइल उसने अपलोड कर दी एक सर्वर पे। अब सर ये सर्वर क्या है? तो सर्वर्स लर्नर्स और कुछ नहीं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके पास खुद का एक पब्लिक आईपी एड्रेस है, एक प्राइवेट आईपी एड्रेस है, एक मैक एड्रेस है और लोकल होस्ट भी है। इनके अलावा और भी आइडेंटिटीज हैं, बट फिलहाल हमें इन आइडेंटिटीज से मतलब है। अब बिकॉज इस सर्वर के पास खुद की एक पब्लिक आईपी है, तो हमारे राहुल ने क्या करा, अपनी वेबसाइट जल्दी से सर्वर पे ले जाके रख दी। तो उस वेबसाइट के सभी फाइल, सभी फोल्डर्स यहाँ पे आके रख दिए गए एक ऐसी मशीन में जिसके पास खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस है। इस पब्लिक आईपी की एक और खास बात है कि सर ये आईपी एड्रेस स्टैटिक है, ये आईपी एड्रेस चेंज नहीं होता। तो एक ऐसा पब्लिक आईपी एड्रेस जो स्टैटिक है, ये जिस डिवाइस को दिया जाता है उसे ही सर्वर कहा जाता है। यानी सर्वर सर वो सारी मशीन है जिनके पास खुद का पब्लिक स्टैटिक आईपी एड्रेस है, और उन सर्वर्स पे उनको सर्वर वर्ड इसलिए दिया गया है। इस सर्वर वर्ड का मतलब यही है कि वो अपने इस वाइड एरिया नेटवर्क में या अपने नेटवर्क में एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं यूजिंग पब्लिक आईपी एड्रेस। लोकल सर्वर्स भी होते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क के भी सर्वर्स होते हैं, बट सर्वर्स का मेन गोल क्या है कि सर वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है वो वेबसाइट शेयर कर रहे हो, कोई फाइल फोल्डर शेयर कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो सर्वर है उसके पास खुद का पब्लिक आईपी है विच इज स्टैटिक। और क्योंकि लर्नर्स राहुल ने अपनी वेबसाइट यहाँ रख दी है, तो सवाल यह है कि अब आप या मैं या राहुल का कोई भी दोस्त जो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, क्या वो ये सर्वर से बात कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है, इसके पास पब्लिक आईपी है। क्या वो ये वेबसाइट चला सकता है? सर बिल्कुल चला सकता है। लेकिन फिर भी लर्नर्स राहुल की वेबसाइट पे बहुत कम लोग आ रहे हैं। रीजन क्या है? तो रीजन समझने के लिए हमने देखा
कि जो सर्वर है जिसके पास खुद का पब्लिक आईपी एड्रेस है, वो पब्लिक आईपी एड्रेस था 186.192.141.121। इस एड्रेस को लोग याद नहीं रख पा रहे। यही इश्यू हो रहा है कि सर लोगों को एड्रेस याद नहीं रह रहा, तो फिर वो इस मशीन से बात भी नहीं कर पा रहे, बिकॉज बिना एड्रेस बताए वो इस मशीन तक पहुंचेंगे कैसे? पॉसिबल नहीं है। और ये एड्रेस याद रखना बहुत मुश्किल है। तो अब ऐसे में हम लोग क्या करें? हमारे पास क्या सॉल्यूशन, हम यहाँ क्या कर सकते हैं? तो सर यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि भले ही आपको नंबर्स याद नहीं है, बट क्या आप वेबसाइट चलाना बंद कर दोगे? ये बिल्कुल वैसा है कि अगर आज मुझे मेरे किसी दोस्त से बात करनी है तो क्या मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर याद रहेगा? क्या मुझे उसका जो मोबाइल नंबर होता है वो याद रहेगा? याद नहीं रहता, बट फिर भी हम उससे बात करते हैं। हम बात करना तो बंद नहीं करते। सॉल्यूशन क्या है? कैसे बात कर पाते हैं? तो सर जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, हमें नंबर्स तो याद नहीं रहते, कई बार तो इंपॉर्टेंट डेज भी हम भूल जाते हैं, बट स्टिल अगर हम बात करें नंबर्स की, हमें वो तो याद नहीं है। लेकिन अगर आज हमें किसी भी दोस्त से बात करनी है तो हम अपने मोबाइल को निकालते हैं, दोस्त का नंबर ढूंढते हैं, उसके नाम से हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आसिफ से बात करनी है तो मैंने सर्च करा आसिफ, जैसे मैं आसिफ का नाम लिखा हुआ दिखा, हमने उस पर क्लिक करा और हमारा कॉल कनेक्ट हो जाएगा आसिफ से। हम आसिफ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कैसे कर पा रहे हैं? बिकॉज हमने हर एक नंबर को जो हम याद नहीं रख सकते थे, नाम से सेव कर लिया। यही बात अब हमारे राहुल को समझ आई, हमारे डेवलपर को समझ आई कि उसने वेबसाइट भी अच्छी बनाई, उसने एक ऐसी मशीन पे भी रख दी जिससे लोग बात कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट को लोग एक्सेस इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि लोगों को एड्रेस याद नहीं हो रहा। तो राहुल ने कहा उसको भी अब एक नाम लेकर इस सर्वर को देना पड़ेगा। तो अब राहुल ने क्या करा? राहुल गया सर एक ऐसी कंपनी के पास जो डोमेन सेल करती है। फॉर एग्जाम्पल राहुल गया गोडैडी के पास। गोडैडी के पास जाकर राहुल ने कहा कि सर मुझे एक नाम खरीदना है। गोडैडी ने कहा ठीक है, पहले तो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कर लो। तो राहुल ने अपनी सारी डिटेल्स डाली, रजिस्ट्रेशन करा। उसके बाद राहुल को दिखाया गया एक लॉगिन पेज। राहुल ने इस पेज पे जाके लॉगिन करा और नो डाउट उसने एक डोमेन भी खरीद लिया। अब राहुल ने जो डोमेन खरीदा है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं वो डोमेन है cp.com। तो अभी जो cp.com डोमेन राहुल ने खरीद लिया है, जो कि एक अलग ही वेबसाइट से खरीदा है, पे कर दिया है, रजिस्टर कर दिया, अपनी डिटेल्स डाल दी है और उसको उसका डोमेन मिल चुका है। तो क्या ये डोमेन मिलने के बाद राहुल की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? क्या राहुल अब इस डोमेन की मदद से इस वेबसाइट तक लोगों को पहुंचा पाएगा? क्या डोमेन और वेबसाइट में फिलहाल कोई भी कनेक्शन है? बिल्कुल नहीं सर। और सबसे बड़ा सवाल कि डोमेन है क्या सर? राहुल ने अपने सर्वर के लिए एक नाम रखा, मैं बात समझ आ रही है, बट डोमेन एग्जैक्टली होता क्या है? ये cp.com एग्जैक्टली क्या है? तो चलिए इसे समझते हैं। cp.com लर्नर्स एक डोमेन है और डोमेन की डेफिनेशन अगर हम समझना चाहें तो डोमेन और कुछ नहीं, एक आईपी का नाम है। जिस तरीके से कॉन्टैक्ट नंबर्स याद नहीं रह सकते थे तो हमने उसको नाम से सेव कर लिया, उसी तरीके से आईपी एड्रेसेस जो डिवाइसेस की पहचान है नेटवर्किंग में, इंटरनेट में, वो हमें याद नहीं रहते। तो उन आईपी को क्यों ना एक नाम दे दिया जाए। ये नाम कैसा दिखता है सर? ये नाम दिखता है google.com, facebook.com, इस तरीके से। तो डोमेन और कुछ नहीं, ह्यूमंस के लिए, ताकि वो लोग अपने सर्वर तक अच्छे से पहुंच सके, उन सर्वर्स को एक नाम देना जरूरी था और वो ही आईपी का नेम इनका डोमेन नेम था। एग्जाम्पल हमने देखा डोमेन नेम के क्या क्या हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आज मैं लिखता हूं कि मेरा एक डोमेन है google.com, ये तो हो गया एक डोमेन, मेरे आईपी का नाम, मेरे सर्वर का एक नाम। ऑल्दो में इतना तो समझ आ गया कि डोमेन और कुछ नहीं, एक आईपी का नाम है जिसके साथ हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। ये डोमेन जब हम परचेस करते हैं तो इसके साथ हमें कई बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि एक डोमेन नेम के बिहाफ पे, एक डोमेन नेम की मदद से मैं कई सारे और छोटे छोटे डोमेन्स बना सकता हूं जिन्हें हम कहते हैं सब डोमेन्स। सब डोमेन्स क्या होते हैं कि एग्जांपल आपने google.com खरीदा, अब आपने कहा कि मुझे गूगल की ऐसी कोई छोटी छोटी ब्रांचेस बनानी है, अलग अलग वेबसाइट्स बनानी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, किसी भी रीजन से आपको इस नाम के और कई सारे नाम बनाने थे, छोटे नाम बनाने थे, सब डोमेन्स बनाने थे। तो आपने लिख दिया, एक सब डोमेन बनाया विच इज tag.google.com। अब आपने लर्नर्स ये जो tag.google.com नाम से डोमेन बनाया विच इज सब डोमेन, इसको सब डोमेन इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे मेन ओरिजिनल नेम को हमने अलग अलग पार्ट्स में क्या करा, डिवाइड करने की कोशिश करी, या इसकी मदद से हमने अलग अलग नाम बनाने की कोशिश करी। इस नाम में खास बात यह है, सब डोमेन में खास बात यह है कि इसका जो एक्सटेंशन है, जो लास्ट का आपको डोमेन नेम दिख रहा है, ये हमेशा मेन डोमेन यानी ओरिजिनल डोमेन का ही रहेगा। स्टार्टिंग जो इसका नेम है वो चेंज हो सकता है, जो इसका प्रीफिक्स है वो चेंज हो सकता है। tag.google.com हो सकता है, store.google.com हो सकता है, classes.google.com हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जितने नाम चाहें, जितने सब डोमेन चाहें बना सकते हैं। और यही एक बहुत पावरफुल बात है कि एक डोमेन से आप अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हैं। जितना आपका सर्वर सपोर्ट कर सकता है आप उतने सब डोमेन्स बना सकते हैं। डोमेन ने आपको इस चीज को लेकर कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करा। इसके बाद अगर हम देखें लर्नर्स,
तो एक्सटेंशंस हमें ध्यान रखने होते हैं किसी भी डोमेन नेम में। एक डोमेन नेम में आप देखोगे गूगल के बाद ये .com लिखा है, ये इसका एक्सटेंशन है। .com यूनिवर्सल वेबसाइट है। .com के अलावा .in आ सकता है, .jp आ सकता है, जो कि कंट्री वाइज होता है। जैसे इन स्टैंड्स फॉर इंडिया, जेपी स्टैंड्स फॉर जापान, RU स्टैंड्स फॉर रशिया, और इस तरीके से हर एक कंट्री के हिसाब से भी जो एक्सटेंशंस हैं वो डोमेन्स में मिलते हैं। .org स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशंस एंड और इस तरीके के हमें कोई और एक्सटेंशन देखने को मिलते हैं। कोई भी एक्सटेंशन दिखे कहलाएगा तो वो डोमेन ही, और हर डोमेन के साथ मल्टीपल सब डोमेन्स बनाने की पावर मिल ही जाती है। अब सर यहाँ वापस आते हैं कि हमारे राहुल ने जो है एक डोमेन खरीद लिया है, लेकिन डोमेन और सर्वर के बीच में अभी तक कोई कनेक्शन बना नहीं है। अब ये कनेक्शन कैसे बनेगा, इसको समझने के लिए लर्नर्स हुआ क्या कि जैसे ही राहुल ने ये डोमेन खरीदा, राहुल को इस डोमेन को एक्सेस करने के लिए दिया गया एक वेबसाइट और एक पोर्टल, आप कह सकते हैं एक प्रॉपर पैनल दिया गया ताकि वो अपने डोमेन को मैनेज कर सके। तो इस पैनल पे जाने के लिए राहुल पहले लॉगिन करता है, अपने सही यूजर नेम देता है, अपने सही पासवर्ड देता है, और फिर पहुंचता है वो अपने डोमेन मैनेजर के पैनल पे। जैसे ही वो यहां जाता है तो इसे एक पेज मिलता है विच इज डोमेन मैनेजर, और जब राहुल इस डोमेन मैनेजर नाम के पेज पे जाता है लर्नर्स, तो इस डोमेन मैनेजर के पेज में कई सारी ऐसी सेटिंग्स हैं जिसे जब वो सही से सेट करेगा तो ये नाम अपना आप इस सर्वर से जुड़ जाएगा। ये नाम और ये सर्वर आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, यानी ये नाम और ये आईपी आपस में कनेक्ट हो जाएंगे। इन दोनों का कनेक्शन बनाने के लिए डोमेन की सेटिंग्स जो है, डोमेन की कॉन्फ़िगरेशंस जो है, हमें वो सही करनी है डोमेन मैनेजर पेज में जाकर। और ये सेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि डोमेन मैनेजर पेज में हमें क्या क्या सेटिंग्स देखने को मिलेगी। इन सेटिंग्स को हम कहते हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स। तो फिर बिना देरी करते हुए हम ये देखना चाहेंगे कि डोमेन मैनेजर के इस पेज में क्या क्या सेटिंग्स है, किस सेटिंग में क्या डेटा लिखा जाता है, किस बॉक्स में क्या इनपुट आएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम आ चुके हैं डीएनएस रिकॉर्ड्स की तरफ। इन डीएनएस रिकॉर्ड्स में जो सबसे पहला और सबसे यूजफुल रिकॉर्ड आता है लर्नर्स, वो है ए रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड मींस केवल ए, यानी ए के आगे एक इनपुट बॉक्स दिया होगा जहां पे आप अपनी वैल्यू ऐड करोगे। अब इस ए रिकॉर्ड के अंदर क्या डेटा आता है, तो ए रिकॉर्ड के अंदर आता है आईपी एड्रेस ऑफ सर्वर। आपको इस डोमेन को जिस भी सर्वर से कनेक्ट करना है, जिस सर्वर के लिए मैंने नाम खरीदा था, उस सर्वर का जो भी आईपी होगा वो हम ए रिकॉर्ड के अंदर लिख देंगे। जैसे अभी जो हमारा आईपी था वो था 192.192.168.212, कुछ इसी तरीके का हमारा एक आईपी था। जो भी था वो हम ए रिकॉर्ड के अंदर लिख देंगे। तो अब हमारे डोमेन को पता पड़ जाएगा कि उसे किस सर्वर से कनेक्शन बनाना है। उसके बाद जो सेकंड रिकॉर्ड हमारे पास आता है लर्नर्स, वो है 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड, यानी ए रिकॉर्ड। अब यहाँ पे क्या डेटा आएगा, तो सर ये जो 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड है, जिस तरीके से सिंगल ए रिकॉर्ड था आईपी एड्रेस के लिए, वो भी IPv4 एड्रेस के लिए, आईपी का जो वर्जन 4 वाला एड्रेस है उसके लिए ए रिकॉर्ड था। लेकिन अगर किसी सर्वर का एड्रेस IPv6 है तो क्या वो भी ए रिकॉर्ड में आएगा, तो नहीं। IPv6 एड्रेस ए रिकॉर्ड में सपोर्ट नहीं करता। IPv6 एड्रेस सपोर्ट करता है 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड में। इट मींस किसी भी सर्वर के पास अगर IPv4 ना होकर IPv6 है, या आप IPv6 यूज लेना चाहते हो, इन दैट केस आप 4 टाइम्स ए रिकॉर्ड में आके जो भी IPv6 एड्रेस था वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद हमारे पास आता है सी नेम रिकॉर्ड लर्नर्स। और ये सी नेम रिकॉर्ड है क्या, तो सी नेम रिकॉर्ड आपकी मदद करता है डायरेक्शन रीडायरेक्शंस में। क्या मतलब है इसका, जैसे बता रहा है कि सर एलाइज मैपिंग के लिए काम आ रहा है। इट मींस ये किसी नाम से आपको कनेक्ट करने में मदद कर रहा है। ओवरऑल लर्नर्स इजी लैंग्वेज में समझना है तो ये आपकी मदद करता है रीडायरेक्शन में। रीडायरेक्शन मींस आप जाना कहीं और चाह रहे थे बट आपको कहीं और पहुंचा दिया गया, है ना। आप जा कहीं और रहे थे लेकिन आपको कहीं और पहुंचा दिया गया। और ये रीडायरेक्शन करने के बहुत सारे रीजंस और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, उनमें से एक तरीका सी नेम भी है। सो एग्जांपल के तौर पे लर्नर्स, हमने जो डोमेन खरीदा है वो था cp.com। अब नॉर्मली पूरे वर्ल्ड में कोई भी cp.com लिखेगा तो वो पहुंच जाएगा इस आईपी पे जो हमने ए रिकॉर्ड में लिखा है, यानी मेरे सर्वर पे। बट अभी के लिए मैं अपने सर्वर पे कुछ काम कर रहा था, सर्वर पे शायद मेंटेनेंस का कोई टास्क चल रहा था, जिसके चलते मैं नहीं चाहता कि कोई अभी मेरी वेबसाइट पे आए और मेरा कोई सब डोमेन होगा, मेरी कोई दूसरी वेबसाइट होगी। मैं चाहता हूं कि तब तक के लिए, जब तक मेरे सर्वर पे मैं कुछ काम कर रहा हूं, तब तक के लिए लोगों को मैं किसी और वेबसाइट पे भेज देता हूं। ओनर मैं ही हूं और मैं चाह रहा हूं कि जितने भी यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं वो कहीं और पहुंच जाए कुछ देर के लिए, वो खाली हाथ वापस ना जाए बेसिकली। तो ऐसे में हमने क्या करा, सी नेम के अंदर अपनी दूसरी वेबसाइट का नाम लिख दिया। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया test.cp.com, अपना एक सब डोमेन का नाम दे दिया। मैं दूसरे डोमेन का नाम भी दे सकता था, तो मैंने test.cp.com लिखा। इट मींस मैं cp.com का जो मैंने एक दूसरी वेबसाइट बनाई होगी, मैं लोगों को वहां भेज रहा हूं। तो सी नेम आपकी मदद करता है रिडक्शन में। अब जो भी अपने ब्राउजर में जाके लिखेगा cp.com, वो ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा test.cp.com तक,
क्योंकि रिडायरेक्शन हमने ही करने को कहा है। और इसी की मदद से कई बार हैकर्स को अगर एक्सेस मिल जाए मॉडिफाई करने का, तो वो लोगों का पूरा अकाउंट, वो लोगों का पूरा वेबसाइट टेक ओवर कर लेते हैं। बिकॉज उनके सारे क्लाइंट्स अब दूसरी वेबसाइट पे जाने लग जाते हैं, तो उनका कैशे चुरा लेते हैं, कुकीज चुरा लेते हैं, काफी अलग अलग तरीके से उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। देन आता है लर्नर्स एक और पावरफुल रिकॉर्ड विच इज एमएक्स रिकॉर्ड, मेल सर्वर रिकॉर्ड। एक और यूजफुल बात आप सभी को बताना चाहूंगा लर्नर्स के, जब भी हम एक डोमेन खरीदते हैं, उस डोमेन के साथ हमें कई सारे सब डोमेन्स मिलते हैं। हम अनलिमिटेड सब डोमेन्स बना सकते हैं, अपनी मर्जी से जितने चाहे जैसे चाहे सब डोमेन्स बना सकते हैं। उसी के साथ साथ एक डोमेन लेने पर हमें और कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि हमें कई सारे ईमेल अकाउंट्स बनाने की पावर्स मिलती है। एग्जांपल के तौर पे आप देखते हो कि आपको जब भी किसी कंपनी से मेल आएगा, एग्जांपल के तौर पे अगर आपको साइबर पाठशाला से कोई मेल आया, अगर आपको अमेजॉन से कोई मेल आया, फेसबुक से कोई मेल आया, तो उस मेल का ईमेल एड्रेस कैसा होगा? ashish@facebook.com, ashish@cyberpathshala.com, ashish@amazon.com। ये @ के बाद gmail.com क्यों नहीं है? यहां पे amazon.com, facebook.com, cyberpathshala.com कैसे आ रहा है? बिकॉज डोमेन्स के साथ हमें ताकत मिलती है। जब हम एक डोमेन खरीदते हैं, वो हमें पावर देता है कि हम उसके नाम के मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स बना सके। लेकिन अगर आपने इन ईमेल अकाउंट्स को बना भी लिया है, तो आप इन्हें किस सर्वर के जरिए यूज लोगे? आपका मेलिंग सर्वर कौन सा होगा? किस सॉफ्टवेयर के जरिए लोगों को मेल सेंड करोगे? मेल किस डिवाइस पे रिसीव करा जा पाएगा? ये सारी चीजें मैनेज करने के लिए हम एमएक्स रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं। तो हम एमएक्स रिकॉर्ड के पास जाते हैं, वहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने गूगल जीमेल का एड्रेस दे दिया, तो हम एमएक्स रिकॉर्ड को ये कह रहे हैं कि भाई आज के बाद हम आपकी मदद से मेल सेंड करेंगे, जो यूजर है वो मेल रिसीव कर पाए। तो एमएक्स रिकॉर्ड मेल सर्वर रिकॉर्ड है, ताकि हम डोमेन से परमिशन ले सके, डोमेन ताकि ये परमिशन ले सके कि भाई वो दूसरे सॉफ्टवेयर के जरिए मेलिंग करेगा, सेंड करेगा, ताकि जो सामने वाला यूजर है वो उन्हें रिसीव कर सके। देन उसके बाद लर्नर्स हमारे पास आता है TXT रिकॉर्ड, एक ऐसा रिकॉर्ड जिसका कहना है कि इसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी डोमेन का ओनर चाहे तो यहाँ कोई गाना लिख दे, चाहे तो यहाँ पे कोई शायरी लिख दे, या फिर चाहे तो अपने बारे में कुछ लिख दे, अपने डोमेन के बारे में कुछ लिख दे, वो यहाँ जो चाहे लिख सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, लेकिन इसके कई और सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी है, जैसे कि SPF रिकॉर्ड। SPF रिकॉर्ड लर्नर्स TXT रिकॉर्ड के अंदर एक डेटा ऐड करा जाता है, SPF DKIMB। SPF में क्या होता है कि सर हम एक यूनिक आईडी दे देते हैं, टैक्स रिकॉर्ड के अंदर एक यूनिक आईडी ऐड कर देते हैं, और इस यूनिक आईडी की मदद से जब भी हम किसी को मेल भेजते हैं, यूजर्स तक मेल पहुंचेगा, स्पैम में जाने के चांसेस कम होंगे। सेकंड सबसे जरूरी बात, कोई भी ईमेल स्पूफिंग नहीं कर पाएगा, कोई भी मेरे नाम से किसी और को मेल नहीं भेज सकता, बिकॉज मेरे नाम से जो मेल जा रहा है उसकी यूनिक आईडी तो मैंने मेरे डोमेन को दे दी है। लेकिन अगर कोई और किसी भी फेक मेल सर्वर से मेरे नाम का मेल किसी को भेजेगा, तो ये आईडीज मिसमैच करेगी, और ये आईडीज मिसमैच करने की वजह से और कुछ कॉन्फ़िगरेशंस चेंज होने की वजह से साफ साफ दिखेगा कि कौन सा रियल मेल है और कौन सा फेक मेल है, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसा करने पे ईमेल स्पूफिंग को रोकने में भी TXT रिकॉर्ड के अंदर जब हम SPF डेटा ऐड करते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हम आते हैं लर्नर्स NS रिकॉर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड, बिकॉज इसी की मदद से आपका DNS आपको ढूंढ पाता है, आपको पहचान पाता है। ये क्या है, कैसे काम करता है? तो सर NS रिकॉर्ड का मतलब है नेम सर्वर रिकॉर्ड। अब नेम सर्वर्स क्या है? तो आपने क्या करा, आपने अपने डोमेन से रिलेटेड जितनी भी सेटिंग्स करी, अब इन पूरी सेटिंग्स का कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया। तो आपने जिसको भी कंट्रोल दिया उसका एक नाम रख दिया कि भाई मैं इन यूजर्स को कंट्रोल दे रहा हूं मेरे डोमेन्स का, उन्हें हम नेम सर्वर्स कहते हैं। और जब भी आपको कोई ढूंढने आएगा इंटरनेट पर जाके, जब भी कोई लिखेगा कि मुझे cp.com से बात करनी है, DNS आपको ढूंढने के लिए नेम सर्वर का ही यूज लेता है। ये कैसे होता है, ये मैं आपको अच्छे से ड्रॉ करके भी और प्रैक्टिकल तरीके से भी समझाऊंगा, तो जल्दी आपको नेम सर्वर का कंसेप्ट और अच्छे से समझ आ जाएगा। बेसिकली एक बात याद रखना है कि नेम सर्वर के साथ कनेक्टेड होती है, जुड़ जाती है, उसके अंदर ऐड हो जाती है जोन फाइल। ये बात आप सभी को याद रखनी है, बाकी का पूरा जो कंसेप्ट है इसका कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे पास आता है SOA रिकॉर्ड, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ एडमिन रिकॉर्ड्स। ये जो SOA रिकॉर्ड है लर्नर्स, इसमें होती है एडमिन की इंफॉर्मेशन। इन केस अगर कभी भी डोमेन में कोई इशू आ जाए, आपको किसी को रिपोर्ट करना है, किसी से कनेक्ट करना है, आप किससे करेंगे? कोई तो अथॉरिटी होनी चाहिए जो वहां पे उस चीज की लायबिलिटी लेके चल रहा है, उस चीज को लेकर लायबल है। तो उसके अंदर SOA रिकॉर्ड के अंदर आपको कोई एड्रेस दिख जाएगा, ईमेल एड्रेस दिख जाएगा, जिस पे आप कनेक्ट करके कुछ अगर ऐसी क्वेरीज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो अपडेट कर सकते हैं। अब ये तो थे हमारे DNS रिकॉर्ड्स। यानी देखा जाए तो हमारे राहुल ने क्या करा, डोमेन मैनेजर के पेज में गया, AMX, TXT, NS, SOA, SRV, PTR जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो उसने सब सेट कर दिए। कुछ रिकॉर्ड्स अभी हमने नहीं पढ़े हैं, धीरे धीरे हम जरूर पढ़ेंगे उन रिकॉर्ड्स के बारे में भी।
उसने सारी सेटिंग्स कर दी। इट मींस अब डोमेन को पता पड़ गया है कि जब भी उसको कोई सर्च करने आएगा उसे उस यूजर को इस आईपी पे भेजना है, क्योंकि ए रिकॉर्ड में आईपी लिखा हुआ है, या जितनी भी सेटिंग्स हमने करी उस हिसाब से डोमेन और सर्वर का कनेक्शन भी बन गया है। डोमेन को इंटरनेट पे कैसे काम करना है उसे समझ आ गया। हमने कहा ठीक है। तो लर्नर्स, अब जो हमारे मन में सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि मान लेते हैं एक नॉर्मल सा यूजर आया, उसने अपने ब्राउजर में जाके लिखा cp.com, बोला मुझे cp.com की वेबसाइट चलानी है, तो उसकी मशीन से एक पैकेज जनरेट हुआ जो कह रहा है कि cp.com की वेबसाइट हमें चलानी है। अब सवाल ये है कि हमने cp.com की जितनी भी सेटिंग्स हैं कि इसका आईपी क्या है, इसे कैसे बात करी जाए, वो सारी डोमेन मैनेजर नाम के पेज में लिखी हुई है। तो क्या ये पैकेट डायरेक्ट इस डोमेन मैनेजर पेज के पास पहुंचेगा? क्या ये डोमेन मैनेजर के इस पेज को एक्सेस कर पाएगा और इससे देखेगा कि भाई अच्छा इसका आईपी है तो उस आईपी पे चला जाता हूं या यहां चला जाता हूं, ऐसे कर लेता हूं काम? एक्चुअली ऐसा नहीं होगा। हमें ये समझना है कि सर जब भी आप किसी नाम को लिखते हो, डोमेन नेम को लिखते हो, आप उस नाम को लिखने के बाद उस सर्वर तक पहुंचते कैसे हो? अगर आप कहोगे कि हाँ सर डोमेन मैनेजर पेज का एक्सेस है, तो मुझे एक बात बताओ, वो डेवलपर, वो ओनर जिसने उस नाम को खरीदा है, जो उसे ओन करता है, अगर वो ओनर भी उस डोमेन पे जाता है तो उसे पहले लॉगिन करना पड़ता है। जब वो सही यूजर नेम देता है, सही पासवर्ड देता है, तब जाके डोमेन मैनेजर पेज का एक्सेस उसे मिलता है जिसमें सारी सेटिंग्स हुई भी है। ऐसे में एक नॉर्मल सा यूजर जिसके पास ना ही यूजर नेम है ना ही पासवर्ड है, उसने बोला मुझे cp.com की वेबसाइट चलानी है, क्या वो डोमेन मैनेजर पेज को एक्सेस कर पाएगा? अगर ऐसा है तो लर्नर्स एक बहुत बड़े अटैक का रूप ले लेगा। तो इसे रिजॉल्व कैसे करा जाए? सर यहां आपकी मदद करता है डीएनएस। डीएनएस क्या है, कैसे काम करेगा, कैसे हमारी मदद करेगा, ये वर्क कैसे करता है, अब इस सवाल का जवाब हम देखेंगे। तो हम चलते हैं डीएनएस की डेफिनेशंस की तरफ कि एग्जैक्टली डीएनएस क्या है और कैसे काम करता है। तो डीएनएस का जो वर्क फ्लो है, हमारे इस डोमेन नेम सिस्टम का जो वर्क फ्लो है, वो कह रहा है कि सबसे पहले यूजर ने कुछ सर्च करा, उसने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया cp.com, उसने डोमेन सर्च करा, तो उस डोमेन को सबसे पहले जाके ढूंढा जाता है रिजॉल्वर के पास। रिजॉल्वर्स कौन है? जो उसके डोमेन को रिजॉल्व करेंगे कि हाँ आपका डोमेन हमारे पास पड़ा है, ये रहा आपका डेटा। बट ये कैसे वर्क करेगा मैं समझाऊंगा। रिजॉल्वर जो है लर्नर्स, वो लोकल रिजॉल्वर भी हो सकते हैं और ग्लोबल रिजॉल्वर भी हो सकते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में वर्क क्या हो रहा है, कैसे कंसेप्ट काम कर रहा है, अभी आपको समझ आ जाएगा। ये रिजॉल्वर्स को अगर डोमेन ना मिले, ऐसा समझ लीजिए आप कि रिजॉल्वर के पास अगर इस डोमेन का कैशे पेज ना हुआ, तो ये कहेगा सर हमारे पास तो नहीं है। यानी यूजर ने एक डोमेन सर्च करा और जाके इन लोगों से पूछा कि क्या आपके पास cp.com है क्या? इन दोनों ने मना कर दिया, नहीं सर हमारे पास तो नहीं है ये डोमेन। इनने कहा लेकिन एक काम कर सकते हैं, हम किसी को जानते हैं जो आपको ये डोमेन के बारे में बता सकता है, जो कि सबका ओनर है, सबका बॉस है, डोमेन्स में सबका बॉस माना जाता है, वो है आपका रूट सर्वर, मेन सर्वर। अब ये मेन सर्वर जो है ये सभी डीएनएस सर्वर्स का किंग है या बॉस है। अब ये जो हमारा बॉस है, इस बॉस के पास जब जाके पूछा कि सर आपको cp.com के बारे में कुछ पता है क्या, ये डोमेन किसका है, इसका आईपी क्या है, तो बॉस कह रहा है कि कम ऑन यार, मैं तो बॉस हूं, मैं आपको इस सवाल का जवाब थोड़ी दूंगा। हमने कहा कैसे पता पड़ेगा भाई cp.com किसके पास है? बॉस ने कहा काम करो, आप मेरा जो जूनियर है उसके पास चले जाओ, टीएलडी के पास चले जाओ, जिसके पास टॉप लेवल डोमेन्स का डेटा होता है। हमने कहा बट किसके पास जाए? तो रूट सर्वर ने कहा कि मेरे पास ये डेटा है कि आपको जाना कहाँ चाहिए। जैसे हमारे पास जितने भी जो टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं .com, .org, .in, इनका डेटा इसके पास पड़ा है कि आपको अगर इनके बारे में जानना है तो किसके पास जाना होगा, है ना। यानी इसको पता है कि इन डोमेन्स का डेटा किस किस के पास है। तो हमने बोला कि भी हमें तो जो है .com के बारे में जानना है, हमारा .com वाला डोमेन है, हमें उसके बारे में जानना है। तो उसने कहा कि भाई ठीक, मेरे पास कुछ एजेंट्स हैं जिनके पास .com का डेटा पड़ा है, आप उनके पास चले जाओ। यानी इसने कहा कि भाई मेरे जो टीम मेंबर्स हैं, .com वाली जो टीम है वो ये है, इनमें से आप किसी के पास भी जाके पूछ लो, वो आपको शायद बता दे इसके बारे में कुछ। तो हम पहुंच गए टीएलडी सर्वर्स के पास। टीएलडी सर्वर्स के पास जैसे ही हम पहुंचे लर्नर्स, हमने उन्हें कहा कि भाई cp.com, क्योंकि .com तो मैनेज कर ही रही थी, हमने बोला आपको cp.com के बारे में कुछ पता है क्या कि ये डोमेन कौन ओन करता है, किसके पास का डेटा है? तो टीएलडी सर्वर्स ने कहा कि देखो हमें ये तो नहीं पता कि cp.com का आईपी क्या है, इसे कौन चला रहा है, ये तो नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि आपको इसके बारे में कौन बता सकता है। तो ये हमें धीरे धीरे आगे ही ले जाते जा रहे हैं, है ना। अभी हमारा जो यूजर था वो परेशान हो गया, जिसने सर्च करा था उसने कहा कि लोकल रिजॉल्वर ने नहीं बताया। उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता, रूट सर्वर के पास चले जाओ। रूट सर्वर ने कहा कि चलो मैं इतना बता देता हूँ कि आंसर कहाँ मिलेगा, वहां चले जाओ। हम वहां पहुंचे तो उनने भी यही कहा कि हमारे पास तो एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हमें पता है किसके पास डेटा मिल जाएगा। उनने हमें नाम दिया नेम सर्वर्स का, वही नेम सर्वर्स जो हमने हमारे डीएनएस रिकॉर्ड में सेट करे थे। हमने कहा था कि हमारे डोमेन्स का सारा डेटा जो है, उसका कंट्रोल जो है, उसकी अथॉरिटी जो है नेम सर्वर्स के पास है। उनमें से एक नेम सर्वर का नाम इसने हमें लाके दिया, या लिस्ट लाके दी कि भाई इनमें से
ये जो नेम सर्वर्स हैं इनके पास डेटा हो सकता है। हम उनमें से किसी एक नेम सर्वर के पास गए, हमने कहा भाई डेटा दिखाओ, वो नेम सर्वर गया सीधा जोन फाइल के पास। अब ये जोन फाइल का कंसेप्ट क्या है ये भी मैं आपको समझाता हूं, और ये पूरा प्रोसेस वर्क एग्जैक्टली कैसे कर रहा था ये मैं और अच्छे से आपको समझाता हूं। तो अब हुआ ये लर्नर्स कि जैसे ही हुआ ये था लर्नर्स कि जब हमारे राहुल ने GoDaddy के पास गया, डोमेन मैनेजर में जाके उसने सारा डेटा ऐड कर दिया, ए रिकॉर्ड में ये वाला आईपी लिख दिया और बाकी सारे रिकॉर्ड्स भी फुल कर दिए। बट ऑब्वियस है कि इसको एक्सेस करने के लिए हमारे ओनर को भी लॉगिन करना पड़ा था, राहुल को भी लॉगिन करना पड़ा था। तो इस पेज का एक्सेस किसी को भी नहीं मिलेगा, इस पेज का यूजर नेम, पासवर्ड या डायरेक्ट एक्सेस किसी के पास नहीं है। बट इसके अंदर का जो डेटा है उस डेटा को ताकि बाकी लोग एक्सेस कर सके, ताकि उस सर्वर तक पहुंचा जा सके, ताकि वर्ल्ड में सबको पता पड़ जाए ये जो डोमेन है ये उस सर्वर का है, जब भी कोई डोमेन का नाम लिखे तो सर्वर तक पहुंच सके। इसीलिए इस डेटा का एक हिस्सा अपडेट करा जाता है एक ऐसी फाइल में जो कि पब्लिक है, जिसका नेचर पब्लिक है, यानी इसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये जो फाइल है लर्नर्स, इसमें जो डेटा है ये एक टाइम पीरियड के गैप से अपडेट हो जाता है। मान लेते हैं अगर 4 आवर्स के गैप से अपडेट हो रहा है तो हर 4 आवर्स में इसमें जो भी डेटा लिखा है वो यहाँ जाके अपडेट होता रहेगा। अगर सेम है तो नहीं होगा और अगर चेंज हो गया तो अपडेट हो जाएगा। और वो डेटा यहाँ पे इस फाइल में अपडेट होता रहता है, जैसे कि ए रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, एनएस रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, एमएक्स रिकॉर्ड इसके अंदर होगा, टीएक्सटी रिकॉर्ड इसके अंदर होगा। इस तरीके से जितने भी रिकॉर्ड्स हमने लिखे थे उनके कुछ रिकॉर्ड्स जो कि पब्लिक करे जा सकते थे, वो डेटा इस फाइल में होता है जिसे हम कहते हैं जोन फाइल। इस फाइल का नाम है लर्नर जोन फाइल, एक ऐसी फाइल जिसका नेचर पब्लिक है, जिसे कोई भी एक्सेस कर सकता है। तो अब वो जो हमारा नेम सर्वर था उससे ये जोन फाइल जुड़ी हुई है। हमने जो नेम सर्वर्स रखे थे उन नेम सर्वर से ये जोन फाइल जो है कनेक्टेड है। और जैसा हमारे डीएनएस ने बताया, डीएनएस ने कहा कि सर जैसे ही हम आपको नेम सर्वर्स दिए कि भाई इन सर्वर्स के पास एक्सेस है, इनकी मदद से आप जोन फाइल पे पहुंचते हो। जोन फाइल में सारा डेटा था, ए रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड। ए रिकॉर्ड के अंदर आईपी लिखा हुआ था तो आपको पता पड़ गया आपको किससे बात करनी थी। इस तरीके से आप अपने डेली रूटीन में इंटरनेट चला पाते हो। लेकिन इसे और क्लियर करने के लिए अब हम यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हमारा यूजर इसने अपने ब्राउजर में जाके लिखा cp.com। इसने जैसे ही ये बात लिखी, सबसे पहले ये पैकेट जाएगा लोकल रिजॉल्वर्स के पास। तो ये हम गए लोकल रिजॉल्वर्स के पास। लोकल रिजॉल्वर मींस हमारे लोकल एरिया नेटवर्क में इन डोमेन्स का अगर कैशे किसी के पास पड़ा, किसी को पता है ऑलरेडी कि भाई आपने कल भी इसी वेबसाइट को एक्सेस करा था, इसका आईपी तो ये, तो उसकी मदद से हम उस सर्वर तक पहुंच सकते। तो भाई जो हमारे डोमेन रिजॉल्वर्स थे जिनके पास कैशे डेटा होता है, हो सकता है ये लोकल रिजॉल्वर हो सकता है ग्लोबल रिजॉल्वर हो, जैसे कि google.com भी रिजॉल्वर है। ठीक है, तो चाहे हम अपने लोकल सर्वर के पास जाएं, हमारे लोकल ब्राउजर में भी कैशे होता है, हमारे राउटर्स में भी कैशे होते हैं और हमारे गूगल के पास भी कैशे, हम किसी के पास भी जाए, इनके पास cp.com का डेटा है या नहीं है। तो हमने कहा कि भाई देखो, इनने कहा हमारे पास तो डेटा नहीं है, कैशे पेज में भी कोई डेटा नहीं है, कैशे फाइल्स में भी कोई डेटा नहीं है, लोकल ने भी मना कर दिया और ग्लोबल रिजॉल्वर ने भी मना कर दिया। लेकिन इनने कहा कि हमें पता है आपको ये डेटा कहाँ मिल सकता है। हमने कहा कहाँ मिलेगा? इसने बोला जो आपका मेन रूट सर्वर है, आपको रूट सर्वर के पास डेटा मिल सकता है। हम रूट सर्वर के पास गए, रूट सर्वर ने कहा कि सर मैं तो बॉस हूं, मेरे पास इतना डिटेल में डेटा नहीं है, मेरे जो टीममेट्स हैं उनसे आप जाके पूछ सकते हो। इसने बोला मैंने अलग अलग ग्रुप ऑफ टीम्स बना रखी है, अलग अलग डोमेन्स के जो हेड है उन्हें मैनेज करने के लिए, टीएलडीज को मैनेज करने के लिए, विच मींस टॉप लेवल डोमेन्स है ना। तो यहाँ पर टीएलडी क्या क्या है, ऐसे .com है, .in है ना, .org है। तो हमने कहा भाई हमें जो डोमेन चाहिए वो तो .com का डेटा चाहिए। इसने कहा .com का डेटा चाहिए तो मेरे ये सारे टीम मेंबर्स हैं, आप इनमें से किसी के पास भी चले जाओ, यानी टीएलडी सर्वर के पास चले जाओ। हमने कहा ठीक है, तो फिर हम चले गए टीएलडी सर्वर के पास। अब .com के सर्वर के पास तो हम पहुंच गए जिसके पास सारे .coms का डेटा है। इस टीएलडी सर्वर यानी .com सर्वर को ऐसा कह देते हैं .com सर्वर के पास सारे .coms का डेटा था। हमने कहा कि अब हमें चाहिए हमारे डोमेन, हमारा हमने नाम बता दिया, हमने कहा नाम है CP, हमें इसका डेटा चाहिए। तो जब हमने टीएलडी से बोला कि भाई cp.com का डेटा आपके पास है क्या, उसने बोला इस डोमेन का डेटा तो नहीं है, लेकिन इस डोमेन का डेटा किसके पास हो सकता है वो मुझे पता है, वो उसका डेटा मैंने रखा हुआ है। हमने कहा किसके पास? तो इसने हमें लाके दिए कुछ लिस्ट ऑफ नेम सर्वर्स। इसने हमें बताया कि ये नेम सर्वर्स हैं, इनके पास डेटा हो सकता है। ये कहां से आए? सर ये आप ही ने सेट करे थे डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर। तो इसने मुझे बता दिया कि भाई ये नेम सर्वर्स हैं, इनके पास जो है आपका डेटा हो सकता है। हमने कहा ठीक है, अब इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट करा। हमने कहा भाई आपके पास डेटा है क्या cp.com का? इसने बोला हाँ मेरे पास cp.com का डेटा है। ये जल्दी से गया एक फाइल के पास जिसे हम कहते हैं जोन फाइल। जोन फाइल में जाके इसने देखा कि भाई ए रिकॉर्ड में क्या डेटा है, तो इसको आईपी मिल गया। आईपी किसका था? सर्वर का था।
तो इसने अब जाके हमें हमारे सर्वर तक पहुंचा दिया। लेकिन लर्नर्स इस पूरे प्रोसेस से हमारा जो क्लाइंट था, हमारा जो लोकल सर्वर्स थे, वो तंग आ गए। उनने कहा एक काम करते हैं, एक बार तो हम पहुंच गए, अब हमें पता है कि जो cp.com है उसका आईपी क्या है, जो भी आईपी था वो अब हमें पता है। एग्जांपल के तौर पे मान लो 4.4.4.4 है, तो अब इन्हें पता पड़ गया कि भाई cp.com का आईपी तो ये है। ये डेटा कैशे के फॉर्म में इसने भी सेव कर लिया, आपके ब्राउजर ने भी सेव कर लिया, आपकी डिवाइस ने भी सेव कर लिया, इसने भी सेव कर लिया। अब दोबारा आपको जब भी cp.com चलाना है तो कहेंगे हम इतना बड़ा प्रोसेस नहीं करेंगे, हम जिसके पास जाए वो हमें आगे आगे भेजता रहता है। उसका सॉल्यूशन ये है कि हम कैशे के फॉर्म में डेटा अपने पास रख लेते हैं। पहली बार कोई नया डोमेन मांगोगे तब तो ये पूरा प्रोसेस करेंगे, अगली बार जब भी डोमेन एक्सेस करने आओगे आप अपने कैशे से आपको बता देंगे कि आपका डोमेन कौन सा हो सकता है। कोई चेंजेस हुए तो फिर से पूरा प्रोसेस होगा। इस तरीके से लर्नर्स आप अपनी डेली लाइफ में किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, डेवलपर ने वेबसाइट को बना के कहां होस्ट करा, सर्वर क्या होता है, डोमेन्स क्या होते हैं, सब डोमेन्स क्या होते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड और डीएनएस रिकॉर्ड्स क्या थे, उन्हें कहां रखा जाता है, जोन फाइल क्या थी। उम्मीद करता हूं ये सभी कंसेप्ट आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के जरिए मुझे जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट वीडियोज में उनके भी सॉल्यूशंस ला सके या कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।